इंडेप्थ चैनल के साइनस इन्फेक्शन की सीरीज़ के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहले 3 वीडियोस में हम साइनसाइटिस के बारे में जानकारी ले चुके हैं और आपके लिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फंगस से होने वाला साइनस का संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है। वैसे तो साइनस में फंगस से संक्रमण के मामले बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये हमेशा सीरियस इन्फेक्शन पैदा करते हैं जिनमें बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसा कि हमने कोरोना के समय ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी में भी देखा था। फंगल इन्फेक्शन को यह बात और ज़्यादा खतरनाक बना देती है कि इन्हें ड्रग्स और मेडिसिन द्वारा खत्म कर पाना या हटा पाना कठिन होता है, क्योंकि फंगस टिश्यूज़ से चिपकी रहती है। इसलिए कई बार इन्हें मेडिकल इक्विपमेंट या टूल्स द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसलिए फंगल इन्फेक्शन के मामलों में डॉक्टर ज़्यादातर सर्जरी करने की सलाह ही देते हैं। यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, यानी उसका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है, और यदि वो फंगल साइनसाइटिस से पीड़ित होता है तो उसे उतना खतरा नहीं होगा जितना उस व्यक्ति को है जिसका इम्यून सिस्टम वीक या ख़राब है। इम्यून सिस्टम कई कारणों से ख़राब हो सकता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर है या उसे बार बार कोई ना कोई बीमारी जकड़ ही लेती है, या किसी को HIV है, या किसी को ल्यूकेमिया या दूसरी तरह का कैंसर है जिसके लिए वो कीमोथेरेपी ले रहा हो, या किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या फिर वो लोग जिन्होंने किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है जैसे लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे लोगों को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और वो दूसरे रोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनमें फंगल साइनसाइटिस भी शामिल है। फंगल साइनसाइटिस से सावधान रहना और इसकी सही जानकारी रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फंगस केवल साइनस तक ही सीमित रहे ऐसा नहीं होता। फंगस वृद्धि करती है, ये कानों में, आँखों में और दिमाग तक भी पहुँच जाती है, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है। आपने देखा ही होगा कि कोरोना काल में ब्लैक फंगस से पीड़ित कई लोगों की आंखें पूरी तरह खराब हुईं, सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली गई और दिमाग में संक्रमण हो जाने के कारण मृत्यु भी हुई। इसलिए फंगल साइनसाइटिस इतना खतरनाक हो जाता है और आप सभी को इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो बैक्टीरियल, वायरल या फंगल साइनसाइटिस का एक्यूरेट डिटेक्शन पैथोलॉजी में ही किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी को फंगल साइनसाइटिस है तो उसमें कुछ खास तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे व्यक्ति की सूंघने की शक्ति में कमी आ सकती है, या नाक में अपने आप ही बुरी गंध आ सकती है। नाक और साइनस में जलन या सूजन आ सकती है। नाक बहुत ही बुरी तरह से बंद हो सकती है या लगातार बह सकती है। साइनस के पूरे एरिया में दबाव और दर्द बना रह सकता है। जब व्यक्ति चेहरे और गालों को छूता है तो यह दर्द तेज हो जाता है, या फिर लंबे समय तक सिरदर्द बना रह सकता है जिसमें दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता। तो ये थे फंगल साइनस इन्फेक्शन के कुछ लक्षण जो उन लोगों में दिखाई दे सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी सामान्य है, यानी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनमें इन लक्षणों के अलावा भी कई गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे व्यवहार में बदलाव आ सकता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या उदासी। साथ ही न्यूरोलॉजिकल समस्याएं दिख सकती हैं, जैसे सोचने समझने और तर्क करने में परेशानी। त्वचा के रंग में बदलाव आ सकता है, त्वचा बहुत ही सफ़ेद, पीली या काली पड़ सकती है। चेहरा सुन्न हो सकता है। प्रोप्टोसिस हो सकता है, जिसमें आँखें, आई बॉल सॉकेट से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। गालों और आँखों में बहुत अधिक सूजन आ सकती है और दृष्टि कमज़ोर भी हो सकती है। दृष्टि जा सकती है। अंधापन या ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, जैसा कि हमने ब्लैक फंगस के मामले में देखा। लक्षणों के बाद आप देखते हैं कि फंगस से होने वाला साइनस संक्रमण कितने प्रकार का होता है। इससे हमारे सामने इस रोग की पिक्चर और क्लियर हो जाएगी और ट्रीटमेंट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो फंगस से 2 तरह के साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं। पहला नॉन इन्वेजिव, यानी वो संक्रमण जो ऊतकों के ऊपर ही सीमित रहता है, और दूसरा इन्वेजिव, यानी वो संक्रमण जो ऊतकों या टिश्यूज़ की गहराई में प्रवेश कर चुका है। यहाँ नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन 3 तरह का हो सकता है। पहला है एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस। इसमें जब फंगस साइनस में प्रवेश करती है तो एलर्जी होती है, और यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो गाढ़ा म्यूकस बनता है और नेज़ल पॉलिप्स भी बन सकते हैं, जिन्हें नाक में मांस का बढ़ना या नाक में गठानों का बनना भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है या एलर्जिक राइनोसाइटिस, जिसे हे फीवर भी कहा जाता है, इसकी समस्या है तो उसे इस फंगस से और अधिक खतरा होता है।
नॉन इन्वेजिव फंगल साइनस इन्फेक्शन का दूसरा प्रकार है माइसिटोमा। इसमें साइनस में फ्लूइड या म्यूकस जमता जाता है और वह क्लम्प या बॉल की तरह हो जाता है। यह फंगल बॉल आकार में बड़ी होती जाती है और साइनस को ब्लॉक कर देती है, जिसे सर्जरी द्वारा ही निकाला जाता है। तीसरा प्रकार है सेप्रोफाइटिक फंगल साइनसाइटिस। इसमें फंगस नाक के अंदर मोटी मोटी पपड़ी बनाती है और जब इन पपड़ियों को निकाला जाता है तो फंगस भी निकल जाती है। नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन के बाद फंगस से होने वाला साइनस का संक्रमण यदि इन्वेजिव है, यानी ये किसी व्यक्ति के टिश्यू के अंदर प्रवेश करता है या कर चुका है, तो यह ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है एक्यूट फुलमिनेंट इन्वेजिव राइनोसाइनसाइटिस। यह एक जानलेवा स्थिति है और ऐसे लोगों में देखी जाती है जिनका इम्यून सिस्टम कैंसर, कीमोथेरेपी या किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कारण कमज़ोर हो चुका है। इसमें फंगस नाक के अंदर की ब्लड वेसल्स को नष्ट कर देते हैं और संक्रमण जल्दी आँखों और दिमाग तक पहुंच जाता है, जिससे ब्लाइंडनेस और डेथ भी हो सकती है। इस रोग को म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, जैसा कि अभी आपने कोविड के समय देखा होगा, जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया गया। यदि आपने ब्लैक फंगस से पीड़ित लोगों की तस्वीरें देखी हों तो आपने उनकी नाक के आसपास काले धब्बे ज़रूर देखे होंगे। इसका दूसरा प्रकार है क्रोनिक इन्वेजिव राइनोसाइनसाइटिस। इस साइनसाइटिस से सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगी ही प्रभावित होते हैं। और तीसरा प्रकार है ग्रेन्युलोमेटस इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस। वैसे यह बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन जब यह होता है तो व्यक्ति का शरीर फंगस को इम्यून रिस्पॉन्स देता है। व्यक्ति का अपना इम्यून सिस्टम नाक की लाइनिंग पर ही आक्रमण कर देता है और नाक के ऊतकों को नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी की नाक अपने आप ही गलकर गिर जाती है, जो इस बीमारी के कारण ही होता है। इसके बाद ये जानते हैं कि फंगल साइनसाइटिस कितना कॉमन है। तो देखिए, कुछ प्रकार के फंगल साइनसाइटिस अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे पुरुषों की तुलना में महिलाएं फंगल बॉल से अधिक पीड़ित होती हैं। इसके अलावा गर्म और नमी वाले इलाकों जैसे भारत, सूडान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस अधिक देखा जाता है। पिछले कुछ समय से फंगल इन्फेक्शन की समस्या में वृद्धि देखी जा रही है। इसका कारण यह है कि लोगों की खानपान संबंधी आदतें खराब हो चुकी हैं। लोग आजकल जल्दी बीमार पड़ते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी उन्हें स्वस्थ रहने की सलाह की बजाय एंटीबायोटिक्स और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे देते हैं। इसलिए हमने देखा कि इम्यूनिटी के कमज़ोर होने और बिना सोचे समझे हैवी स्टेरॉइड दवाओं के उपयोग के कारण कोरोना की सेकंड वेव में ही ना जाने ब्लैक फंगस से कितनी जानें गई और ना जाने कितने लोगों की आंखें स्थायी रूप से खराब हो गई। आइए अब फंगल साइनसाइटिस के डायग्नोसिस की जानकारी लेते हैं। तो पैथोलॉजी या हॉस्पिटल में फंगल साइनसाइटिस की जांच कई तरीके से की जा सकती है, जैसे नेज़ल एंडोस्कोपी, जिसमें नाक के अंदर एंडोस्कोप डालकर जांच की जाती है कि यहाँ कोई फंगस है या नहीं, या कोई पॉलिप या गठान है या नहीं। अगर ये दिखाई देते हैं तो फंगस का डेब्रिस यानी फंगल डेब्रिस सैंपल लिया जाता है। साथ ही पॉलिप सैंपल को लेकर इसे बायोप्सी के लिए लैब भेजा जाता है और इसी तरह दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके साथ ही ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। फंगस से संक्रमण के मामले में ब्लड के कुछ कंपोनेंट जैसे इयोसिनोफिल की मात्रा अधिक और विटामिन डी की मात्रा कम हो सकती है। इनके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, चेस्ट का एक्सरे और पीसीआर टेस्ट भी किए जा सकते हैं और इन सभी टेस्ट को आपका डॉक्टर या ईएनटी का स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा। डायग्नोसिस के बाद अब यदि ये कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को फंगल साइनसाइटिस या फंगल राइनोसाइनसाइटिस है तो इसके ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाता है। लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट से पहले ईएनटी विशेषज्ञ से कंसल्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि हमें हमारी कंडीशन के हिसाब से सटीक उपचार मिल सके। फंगल साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट का मुख्य लक्ष्य साइनस में से फंगस को, पॉलिप को, म्यूकस को और फंगस डेब्रिस को हटाना होता है। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाना होता है जिसमें फंगस दोबारा ना पनप सके। इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि अकेले दवाइयाँ या अकेले सर्जरी ही फंगस साइनसाइटिस को 100% ठीक नहीं कर सकती। इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन और पोस्ट सर्जरी केयर यानी सर्जरी के बाद की जाने वाली देखभाल और सावधानियां ही इस जानलेवा कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब आपको साइनस में से फंगस डेब्रिस निकालने की सर्जरी की रियल फुटेज दिखाई जाने वाली है, जो आपको थोड़ा विचलित कर सकती है। तो कृपया विवेक से काम लें, क्योंकि घबराने की कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल सामान्य सर्जरी होती है। तो पहले फुटेज देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं।
देखिए इस सर्जरी में पॉलिप को किस तरह निकाला जा रहा है। तो आपने देखा कि क्यों हमें फंगल इन्फेक्शन को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले साइनस संक्रमण के विपरीत फंगस से होने वाला संक्रमण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस को तो दवाइयों से खत्म किया जा सकता है, लेकिन फंगस उस खरपतवार की तरह होता है जिसे अपनी वृद्धि के लिए आपके शरीर में उपजाऊ जमीन मिल चुकी है। अब यदि मैं आपको यहाँ कोई ड्रग या मेडिसिन बताऊँ तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर रोगी की कंडीशन अलग होती है और सभी स्थितियों की जाँच के बाद ही दवाइयों को आपका ENT डॉक्टर ही बेहतर ढंग से बता सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पहले बताए गए किसी भी कारण से कमज़ोर है तो ENT डॉक्टर सर्जरी करने से पहले और सर्जरी करने के बाद उसकी केयर की कुछ खास विधियों की जानकारी आपको देगा। लेकिन फिर भी इस सीरीज़ के पहले वीडियो में बताई गई सेल्फ केयर मेथड्स फंगल इन्फेक्शन में भी काफ़ी राहत दे सकती हैं, और जिनकी इम्यूनिटी बेहतर हालत में है 70% मामलों में उन्हें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। याद रखिए कि फंगस से होने वाला साइनसाइटिस एक जानलेवा रोग है और जिसके इलाज में काफ़ी खर्चा आता है। इसलिए यदि आपके पास अभी तक किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जैसे HDFC, स्टार लाइफ, मैक्स या किसी भी तरह का, तो इस पर ज़रूर विचार कीजिए। तो दोस्तों, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी संस्थाओं के बारे में आपको जागरूक करते रहेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलने वाली जानकारी को आप दुनिया के किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।